इतिहास की एक बहुत विशाल और पुरानी इमारत की कल्पना कीजिए। मतलब एक ऐसी इमारत जिसमें सदियों की घटनाएं, क्रांतियां, महामारियां, ये सब ईंटों की तरह एक के ऊपर एक चुनी हुई हैं। और आमतौर पर हम उस इमारत को उसी रूप में देखते हैं जैसी वो आज हमारे सामने खड़ी है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर उस पूरी इमारत के बिल्कुल बीचों बीच से एक बहुत बड़ी बुनियादी ईंट को चुपचाप निकाल दिया जाए? मतलब क्या वो पूरी इमारत भरभरा कर गिर जाएगी, या फिर समय के साथ वो बस एक बिल्कुल अलग अजीब सा आकार ले लेगी? ये एक बहुत ही गहरा और देखिए थोड़ा बेचैन करने वाला विचार है, क्योंकि इंसान होने के नाते हम अक्सर ये मान लेते हैं कि इतिहास में जो हुआ वही होना तय था। हम घटनाओं को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं। हाँ, जबकि असल में इतिहास का ताना बाना बहुत नाजुक होता है। सही कहा। एक छोटी सी घटना का ना होना पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण का आधार ही यही सवाल है। आज हम वर्ल्ड विदाउट यूएसए डॉक्स नाम के एक बेहद दिलचस्प स्रोत को डिकोड कर रहे हैं। ये एक काल्पनिक विश्लेषणात्मक दस्तावेज है, जिसे काउंटर फैक्चुअल एनालिसिस भी कहा जाता है। हाँ वही। और इसका मूल आधार बहुत सीधा लेकिन चौंकाने वाला है। क्या होता अगर 1776 की अमेरिकन क्रांति कभी होती ही नहीं? यानी क्या होता अगर उत्तर अमेरिका कभी एक महाशक्ति ना बनकर सिर्फ ब्रिटिश, फ्रांसीसी और स्पेनिश कॉलोनियों का एक बिखरा हुआ समूह ही रह जाता। एकदम सही। लेकिन इस चर्चा में गहराई तक उतरने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इस दस्तावेज में उपनिवेशवाद, शीत युद्ध के दौरान हुए हस्तक्षेप, विश्व युद्ध और कुछ बेहद संवेदनशील ऐतिहासिक घटनाओं का गहराई से जिक्र किया गया है। जी, और ये स्पष्ट करना जरूरी है कि आज की ये चर्चा किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं करती है। बिल्कुल नहीं करती। हमारा उद्देश्य केवल इस बात का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना है कि इस मूल स्रोत के तर्कों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना दुनिया का आकार, अर्थव्यवस्था और समाज तकनीकी रूप से कैसे काम करता। हम सिर्फ तथ्यों को डिकोड कर रहे हैं। सही बात है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं 2026 के एक नए नक्शे से। अगर अमेरिका नाम का कोई संप्रभु देश है ही नहीं, तो आज का नक्शा कैसा दिखता? दस्तावेज बताता है कि जमीन तो वही है, लेकिन राजनीतिक रूपरेखा पूरी तरह से बदल चुकी है। जी हाँ, अगर हम उस काल्पनिक नक्शे को देखें तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, जिसे ईस्टर्न सी बोर्ड कहा जाता है, वो पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन है। इसे कुछ हद तक वैसे समझ सकते हैं जैसे आज का कनाडा है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ क्यूबेक और ग्रेट लेक्स का पूरा इलाका फ्रांस के नियंत्रण में है। और अगर पश्चिम की तरफ जाएं तो कैलिफोर्निया से लेकर टेक्सास तक का विशाल क्षेत्र स्पेन या बाद में स्वतंत्र हुए मेक्सिको का हिस्सा बना हुआ है। तो इसका नतीजा क्या होता? नतीजा ये है कि पूरा महाद्वीप कम आबादी वाला है और औद्योगिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आज का वो देश जो पूरी दुनिया को आर्थिक और सैन्य दिशा देता है, वो खुद अलग-अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। लेकिन ये पिछड़ापन क्यों? स्रोत एक संयुक्त राष्ट्रीय परियोजना का जिक्र करता है जिसे मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहा गया था। क्या इसी के न होने से ये फर्क पड़ा? बिल्कुल। मैनिफेस्ट डेस्टिनी सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये वो वैचारिक इंजन था जिसने अमेरिकियों को पश्चिम की ओर विस्तार करने, रेल नेटवर्क बिछाने और पूरे महाद्वीप के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। एक तरह का बुलडोजर जिसने विशाल अर्थव्यवस्था की नींव रखी। हाँ, एकदम सही शब्द है। उस एक झंडे, एक संविधान और उस साझा विस्तारवादी सोच के बिना उत्तर अमेरिका सिर्फ यूरोप के साम्राज्यों का एक अखाड़ा बनकर रह गया। वे ताकतें अपने अपने फायदे के लिए आपस में वही उलझती रहीं, जिससे वहां कभी कोई बड़ा एकीकृत ढांचा खड़ा ही नहीं हो पाया। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। मतलब उत्तरी अमेरिका का नक्शा ऐसा दिखता जैसे आज का मिडल ईस्ट, जहां अलग-अलग बाहरी ताकतें अपने फायदे के लिए लगातार प्रॉक्सी वॉर लड़ रही हों। जी। लेकिन अगर उत्तरी अमेरिका केवल छोटे-छोटे टुकड़ों का एक जिगसॉ पजल बनकर रह जाता, तो क्या यूरोपीय साम्राज्य हमेशा के लिए अजेय हो जाते? मेरा मतलब है, क्या दुनिया के बाकी हिस्सों में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचता? दस्तावेज के तर्कों पर गौर करें तो इसका जवाब काफी हद तक हाँ है। और यहीं से हम भू राजनीति और इतिहास के उस बटरफ्लाई इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो इस विश्लेषण का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इसके पीछे का तंत्र समझने के लिए 1823 के मुनरो सिद्धांत को देखना होगा।
मुनरो सिद्धांत। अगर मैं सही याद कर पा रही हूँ तो ये वो ऐतिहासिक नीति थी जिसने यूरोपीय शक्तियों को चेतावनी दी थी कि वे अमेरिका और पश्चिमी गोलार्ध से दूर रहें। सही कहा। लेकिन ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक भू राजनीतिक दीवार थी। दस्तावेज ये समझाता है कि उस ढाल के बिना यूरोप का लैटिन अमेरिका पर कब्जा बहुत लंबे समय तक कायम रहता। ओह, तो साइमन बोलीवर जैसे नेताओं को वो जगह कभी नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। जो स्वतंत्रता आंदोलन चले, उन्हें वो परोक्ष कूटनीतिक जगह कभी नहीं मिलती जो अमेरिका की मौजूदगी से मिली थी। लेकिन यूरोपीय साम्राज्यों के अजय रहने का सबसे बड़ा असर देखिए 20वीं सदी के विश्व युद्धों पर पड़ता है। हाँ, इस दस्तावेज का एक दावा बहुत ही चौंकाने वाला है। इसमें लिखा है कि बिना अमेरिका के पहले विश्व युद्ध का नतीजा बिल्कुल अलग होता। जी, 1917 में अमेरिका के युद्ध में उतरने से ही पश्चिमी मोर्चे का गतिरोध यानी जो ट्रेंच वॉरफेयर सालों से अटका हुआ था, वो टूटा था। यही वो बिंदु है जहां इतिहास पूरी तरह से पलट जाता है। मतलब बिना उस ताज़ा अमेरिकी सैन्य ताकत के प्रथम विश्व युद्ध किसी एक पक्ष की स्पष्ट जीत के बजाय एक थकाऊ गतिरोध पर खत्म होता। हाँ, या फिर जर्मनी के साथ कोई आम सहमति वाली शांति संधि हो जाती। इसका सीधा मतलब ये है कि 1919 की वो वर्साई की वो अपमानजनक संधि कभी नहीं होती, जिसने जर्मनी को आर्थिक और नैतिक रूप से पूरी तरह से कुचल दिया था। ये तो पूरी चेन रिएक्शन की तरह है। वर्साई की संधि ने जर्मनी पर जो भारी जुर्माना लगाया था, उसी ने वहां हाइपर इन्फ्लेशन और राष्ट्रीय अपमान की गहरी भावना पैदा की थी। अगर वो संधि नहीं होती तो वो भयंकर आर्थिक तबाही नहीं आती जिसमें नाजी विचारधारा के पनपने के लिए जमीन तैयार की। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर जर्मनी में नाजी पार्टी का उदय नहीं होता तो दूसरा विश्व युद्ध उस विध्वंसक रूप में कभी नहीं लड़ा जाता। सच में? जी हाँ। और इन सबसे बड़ी बात, हॉलोकॉस्ट जैसी भयानक और अमानवीय घटना इतिहास में कभी घटती ही नहीं। ये सुनना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड ऑफ की तरह है। एक तरफ ये काल्पनिक दुनिया होलोकॉस्ट जैसी भयावह त्रासदी से बच जाती है, लाखों जानें बच जाती हैं, लेकिन क्या इस शांति की कोई और कीमत चुकानी पड़ती? यही इस विश्लेषण की गहराई है। दस्तावेज याद दिलाता है कि उसी हॉलोकॉस्ट और दूसरे विश्व युद्ध के झटके ने दुनिया को अपनी नैतिक विफलता का एहसास कराया था। उसी तबाही की राख से न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स निकले और 1948 का मानवाधिकार घोषणा पत्र भी। बिल्कुल। आज का जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचा है जो युद्ध अपराधों को परिभाषित करता है, वो उसी भयानक अनुभव का सीधा परिणाम था। बिना अमेरिका के हस्तक्षेप और बिना उस भीषण युद्ध के मानवाधिकारों की ये वैश्विक रूपरेखा शायद कभी अस्तित्व में ही नहीं आती। ये सच में दिमाग को उलझा देने वाला विचार है। क्या एक बुराई यानी नाजीवाद को रोकने की कीमत दुनिया में एक अलग तरह की लंबी साम्राज्यवादी हिंसा थी? क्योंकि मानवाधिकारों के बिना साम्राज्य अपने उपनिवेशों में जो चाहे वो कर सकते थे। जी हाँ, एकदम सही बात है। खैर, जब दुनिया में ये पुराने साम्राज्य ही कायम है और कोई नई महाशक्ति उन्हें चुनौती देने वाली नहीं है, तो इन साम्राज्यों के बीच पैसे और व्यापार का लेन देन कैसे होता? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये एक बिल्कुल ही अलग ब्रह्मांड है। आज की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था काम करती है, उसके बुनियादी नियम काफी हद तक अमेरिकी ढांचे पर टिके हैं। स्रोत यहाँ 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का प्रमुखता से जिक्र करता है। ये वो पल था जब अमेरिकी डॉलर को दुनिया की रिजर्व मुद्रा बना दिया गया था। जी। लेकिन इसका आम जीवन या वैश्विक व्यापार पर असल में क्या असर पड़ता है? ब्रेटन वुड्स ने जो किया वो अनिवार्य रूप से वैश्विक व्यापार को एक स्थिर एंकर देना था। दुनिया भर के देशों ने अपनी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना आसान और सुरक्षित हो गया। और स्रोत के अनुसार अमेरिका के बिना ब्रेटन वुड्स कभी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अमेरिकी डॉलर का कोई वजूद या दबदबा नहीं होता। दुनिया का व्यापार आज भी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के इर्द गिर्द घूम रहा होता। तो मूल रूप से आधुनिक अर्थव्यवस्था का ऑपरेटिंग सिस्टम कभी इंस्टॉल ही नहीं हुआ। दुनिया अभी भी पुराने साम्राज्यवादी सॉफ्टवेयर पर चल रही है, जहां कोई मुफ्त व्यापार का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, साम्राज्य केवल अपने अपने गुटों या कॉलोनियों के भीतर ही व्यापार कर रहे हैं। और उस साम्राज्यवादी सॉफ्टवेयर का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि नवाचार और जन उत्पादन को बड़ा बाजार नहीं मिलता। इसके कारण उपभोक्ता पूंजीवाद बहुत धीमा हो जाता है। उपभोक्ता पूंजीवाद से आपका मतलब फोर्डिज्म जैसी चीजों से है? जी हाँ, एकदम सही उदाहरण। जहां हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन बनाई और कारों को इतना सस्ता कर दिया कि उनके खुद के कारखाने के मजदूर भी उन्हें खरीद सकें। बिल्कुल।
फोर्डिज्म या बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीकें तभी सफल होती हैं जब आपके पास सामान बेचने के लिए एक बहुत बड़ा एकीकृत मध्यम वर्ग हो, जैसा अमेरिका में था। बिना उस विशाल अमेरिकी बाजार के कारों, वॉशिंग मशीन या फ्रिज जैसी चीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन बहुत मुश्किल था। तो इसका मतलब है कि दुनिया भर में एक वैश्विक मध्यम वर्ग का उदय शायद बहुत पीछे चला जाता। हाँ, करीब 50 से 100 साल पीछे। 50 से 100 साल की देरी कमाल है। इसका मतलब है कि आज हम जिन रोजमर्रा की सुख सुविधाओं के आदी हैं, वे या तो होती ही नहीं या सिर्फ बेहद अमीर लोगों तक सीमित होती। जी। और ये बात सिर्फ कारों या घरेलू उपकरणों तक नहीं रुकती। अगर अर्थव्यवस्था इतनी धीमी है और बाजार खंडित है, तो इसका सीधा असर उस तकनीक और चिकित्सा पर भी पड़ेगा जो आज हमारी दुनिया चलाती है। दस्तावेज का ये खंड शायद सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला है। इसमें स्पष्ट दावा किया गया है कि बिना अमेरिका के जो रिसर्च और डेवलपमेंट का बुनियादी ढांचा बना, उसके अभाव में दुनिया तकनीकी रूप से कम 40 से 80 साल पीछे होती। स्रोत में इंटरनेट का जिक्र है, जिसकी शुरुआत 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के आरपानेट प्रोजेक्ट से हुई थी। जीपीएस, जो आज हमारे फोन से लेकर हवाई जहाजों तक को रास्ता दिखाता है, वो मूल रूप से एक अमेरिकी सैन्य प्रणाली है। जी हाँ, स्मार्टफोन, ये सब उस काल्पनिक 2026 में मौजूद नहीं है। सिलिकॉन वैली का तो कोई नामो निशान नहीं है। ओ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सिलिकॉन वैली रातों रात नहीं बनी थी। ये अमेरिकी सेना की फंडिंग और स्टैनफोर्ड और एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज के शोधकर्ताओं के बीच एक बहुत ही खास इकोसिस्टम का परिणाम थी। तो बिना इसके वो नेटवर्क कभी तैयार नहीं होता। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, 1903 में राइट ब्रदर्स ने जो विमानन की शुरुआत की थी, वो भी इतिहास से गायब है। और अंतरिक्ष की दौड़, जिसने चंद्रमा पर इंसान को पहुंचाया, जो पूरी तरह से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा का नतीजा था, वो कभी शुरू ही नहीं होती। एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। हाँ, बताइए। क्या जरूरत ही आविष्कार की जननी नहीं है? मेरा मतलब है, अगर अमेरिका नहीं होता तो क्या यूरोप के इतने बड़े साम्राज्य, ब्रिटेन या फ्रांस, खुद ब खुद अपनी जरूरत के हिसाब से अंततः इंटरनेट या हवाई जहाज का आविष्कार नहीं कर लेते? क्या अमेरिका के पास कोई जादुई छड़ी थी? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, दस्तावेज या कतई नहीं कहता कि मानव बुद्धि रुक जाती या आविष्कार पूरी तरह बंद हो जाते। तो फर्क कहाँ है? फर्क खोज और बड़े पैमाने पर उत्पादन के बीच का है। किसी चीज को लैब में खोजना अलग बात है, और उसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की औद्योगिक क्षमता होना बिल्कुल अलग बात है। अच्छा, कोई उदाहरण? चिकित्सा का ही उदाहरण लें। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ब्रिटेन में की थी। ये एक ऐतिहासिक सच है, लेकिन उस मोल्ड को एक जीवन रक्षक दवा में बदलने और उसके बड़े पैमाने पर उत्पादन का काम फाइजर और मर्क जैसी अमेरिकी कंपनियों ने किया था। बिल्कुल, खासतौर पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों को बचाने के लिए। अमेरिका के उस औद्योगिक पावर हाउस के बिना पेनिसिलिन के उस बड़े पैमाने के उत्पादन में कई दशकों की देरी होती। इसी तरह स्रोत में ये भी बताया गया है कि हाल ही में कोविड जैसी महामारी से लड़ने के लिए जो mRNA तकनीक इस्तेमाल हुई, वो दशकों के अमेरिकन फंडेड रिसर्च का नतीजा थी। जी हाँ। बिना इस विशाल बुनियादी ढांचे के महामारियों का असर मानव जाति पर और भी जानलेवा होता। यह स्पष्ट करता है कि असली जादुई तत्व खोज नहीं, बल्कि उस खोज को तेजी से बड़े पैमाने पर लागू करने की क्षमता थी। एकदम सही। और अगर हम इसी सैन्य औद्योगिक क्षमता को हथियारों के संदर्भ में देखें, तो परमाणु हथियारों का क्या भविष्य होता? देखिए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक अद्वितीय प्रयास था। इसमें यूरोप से भागे हुए शरणार्थी वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता और अमेरिका की असीमित औद्योगिक और वित्तीय ताकत का एक साथ इस्तेमाल हुआ था। तो इसके बिना ये माना गया है कि परमाणु हथियार शायद 1960 या 70 के दशक में जाकर बन पाते। तो क्या इसका मतलब है कि दुनिया अधिक सुरक्षित होती? विरोधाभासी रूप से नहीं, क्योंकि परमाणु हथियार जल्दी बन जाने के कारण परमाणु निवारक या म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत लागू हो गया। मतलब दोनों तरफ से तबाही का डर। हाँ, इसी डर ने महाशक्तियों को सीधे एक दूसरे से युद्ध करने से रोके रखा और शीत युद्ध को शीत बनाए रखा। अगर ये डर नहीं होता तो महाशक्तियों के बीच पारंपरिक हथियारों से सीधे और भयंकर युद्ध लगातार जारी रहते। ये सचमुच एक बहुत ही अस्थिर और डरावनी दुनिया की तस्वीर है। कोई इंटरनेट नहीं, धीमी दवाइयां और साम्राज्यों के बीच लगातार खूनी युद्ध। जी। लेकिन बात सिर्फ तकनीक या हथियारों की नहीं है।
जब तकनीक दुनिया को नहीं जोड़ रही है और वैश्वीकरण नहीं हुआ है, तो लोग क्या सोचते हैं, किस भाषा में बात करते हैं और उनका समाज कैसे चलता है, ये भी तो पूरी तरह से बदल जाएगा। इस दुनिया में संस्कृति और विचारधारा का क्या रूप होता? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अमेरिका ने दुनिया भर में सिर्फ अपने उत्पाद निर्यात नहीं किए, उसने संस्कृति, भाषा और शासन के मॉडल भी निर्यात किए। स्रोत यह रेखांकित करता है कि बिना अमेरिका के अंग्रेजी भाषा का आज जैसा एक छत्र वैश्विक दबदबा नहीं होता। ये दिलचस्प है, क्योंकि आज विज्ञान, विमानन, कूटनीति और इंटरनेट की डिफॉल्ट भाषा के रूप में अंग्रेजी का दबदबा काफी हद तक अमेरिकी प्रभाव का ही विस्तार है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि इसके बिना फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन भाषाएं आज भी कूटनीति और व्यापार में अंग्रेजी को कड़ी टक्कर दे रही होती। और मनोरंजन की बात करें तो हॉलीवुड का कोई वजूद नहीं होता। जी हाँ। जैज, हिप हॉप, रॉक एंड रोल, ये सब अमेरिकी और खास तौर पर अफ्रीकी अमेरिकी अनुभवों की उपज है। इनके बिना दुनिया का सांस्कृतिक परिदृश्य आज के ग्लोबल विलेज जैसा नहीं होता, वो अधिक क्षेत्रीय होता, अलग अलग सांस्कृतिक टापुओं की तरह। लेकिन कला और संस्कृति से भी कहीं बड़ा और गहरा असर शासन प्रणाली पर पड़ता। दस्तावेज का तर्क है कि 1776 की अमेरिकी क्रांति महज एक राजनीतिक बदलाव नहीं थी, यह इतिहास की पहली सफल उपनिवेशवाद विरोधी क्रांति थी, जिसने फ्रांसीसी क्रांति और बाद में लैटिन अमेरिकी आंदोलनों को एक व्यावहारिक खाका दिया था। मतलब ये साबित किया कि कोई देश बिना राजा के भी सफलतापूर्वक चल सकता है। एकदम सही। और अगर 1776 का वो सफल प्रयोग कभी होता ही नहीं, तो क्या राजशाही लंबे समय तक टिकती? बिल्कुल टिकती है। दस्तावेज ये बहुत स्पष्ट करता है कि बिना उस सफल गणतांत्रिक प्रयोग के राजाओं का शासन, या जिसे डिवाइन राइट ऑफ किंग्स कहते हैं, वो 20वीं सदी तक शासन का एक सामान्य और पूरी तरह से वैध तरीका बना रहता। ओह, तो लोकतंत्र का प्रसार बहुत धीमा और सीमित होता? जी हाँ। असल में अमेरिका एक तरह से आधुनिक मानवाधिकारों और लोकतंत्र की वैधता का एक वैश्विक पीआर कैंपेन था। उसके बिना दुनिया वैचारिक रूप से बहुत अधिक सत्तावादी होती। तो इस सब का आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर हम इस पूरे दस्तावेज के आधार पर एक बैलेंस शीट बनाएं, एक तरफ नफा और एक तरफ नुकसान, तो इस अमेरिका विहीन दुनिया में असली विजेता कौन होते और सबसे ज्यादा हारने वाले कौन होते? स्रोत की ये बैलेंस शीट बहुत ही दिलचस्प है। सबसे बड़े विजेता निश्चित रूप से ब्रिटिश साम्राज्य और अन्य यूरोपीय उपनिवेशवादी होते, जिनका राज वैश्विक संसाधनों पर बिना किसी बड़ी चुनौती के चलता रहता। और इसके अलावा ग्लोबल साउथ के वे कुछ देश जिन्हें शीत युद्ध के दौरान सीधे अमेरिकी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा, जैसे वियतनाम युद्ध या लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में हुए तख्तापलट, वे शायद बिना उस बाहरी हस्तक्षेप के एक अलग और संभावित रूप से कम हिंसक रास्ते पर विकसित होते। ये तो हुए विजेता। और हारने वाले, सबसे बड़ा नुकसान किसे उठाना पड़ता? हारने वालों की सूची बहुत लंबी है। सबसे आगे एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशित लोगों थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने कम्युनिज्म को रोकने और अपने बाजार खोलने के लिए यूरोपीय साम्राज्यों पर उपनिवेशीकरण का भारी दबाव डाला था। तो इसके बिना इन देशों की आजादी दशकों पीछे खिसक सकती थी। बिल्कुल। इसके अलावा दुनिया भर के गरीब लोग बड़े हारने वाले होते। स्रोत में यहाँ एक बहुत ही विशिष्ट नाम का जिक्र है, नॉर्मन बोरलॉग और हरित क्रांति। जी हाँ। अमेरिकी कृषि विज्ञान और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं द्वारा समर्थित हरित क्रांति के बिना विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ते। उस तकनीक के बिना लाखों लोग भुखमरी से मर जाते। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आधुनिक चिकित्सा के अभाव में बीमार लोगों को भी इस धीमी दुनिया का भारी खामियाजा भुगतना पड़ता। अंततः इस पूरे काउंटर फैक्चुअल दस्तावेज का निष्कर्ष यह है कि अमेरिका के बिना दुनिया ना तो कोई नैतिक रूप से बेहतर यूटोपिया है और ना ही कोई पूर्ण खराब दुनिया। ये बस तकनीकी रूप से काफी पिछड़ी हुई, कई हिस्सों में खंडित और पुरानी महाशक्तियों के बीच लगातार होने वाले युद्धों वाली एक अलग तरह की हिंसक दुनिया है। यह दस्तावेज हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम मानव इतिहास में प्रगति का अनिवार्य मार्च मान लेते हैं, वो दरअसल परिस्थितियों और एक खास राष्ट्र राज्य के अभूतपूर्व आर्थिक और तकनीकी उदय का सीधा उत्पाद था। ये एक बहुत ही संतुलित और परिपक्व नजरिया है। जो लोग भावना में बहकर ये दावा करते हैं कि अमेरिका के बिना दुनिया एक शांत स्वर्ग होती, या फिर जो घोर राष्ट्रवाद में अंधे होकर कहते हैं कि दुनिया पूरी तरह अंधकार में नर्क होती, इस विश्लेषण के अनुसार दोनों ही चरम दृष्टिकोण गलत है। सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं बहुत अधिक जटिल और उलझी हुई है। बिल्कुल सही कहा। आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक बात सोचने वाली है, जिस पर हमने या इस दस्तावेज ने अभी तक विस्तार से बात नहीं की है।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचिए। ये एक बहुत ही अहम पहलू है। है ना? अगर 20वीं सदी में तेजी से औद्योगिकरण, बड़े पैमाने पर उत्पादन और अंधाधुंध उपभोक्तावाद अमेरिका के बिना इतनी तेजी से नहीं फैलता, तो क्या आज हमारी पृथ्वी कम प्रदूषित होती? क्या हम ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बच जाते? या फिर क्या दुनिया भर में फैले उन पुराने साम्राज्यों ने संसाधनों को लूटने की अपनी बेतहाशा होड़ में बिना किसी वैश्विक पर्यावरण नीति या दबाव के जंगलों और पर्यावरण का और भी बुरा हाल कर दिया होता? ये सच में एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगली कॉफी पीते हुए शांति से विचार किया जा सकता है। इतिहास की उस इमारत की बात करें जिससे हमने आज शुरुआत की थी। अगर 1776 की वो एक विशाल ईंट निकाल दी जाती तो इमारत शायद पूरी तरह गिरती नहीं। लोग तब भी जीते, संघर्ष करते और आगे बढ़ते। जी। लेकिन आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका आर्किटेक्चर, उसका डिजाइन इतना बदल चुका होता कि हम शायद उसे पहचान ही नहीं पाते। इस वैचारिक यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे एक नए और दिलचस्प स्रोत के गहन एनालिसिस के साथ।